देखिए, हमने लास्ट क्लास में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे थे। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस के बारे में बात की कि अगर कोई काम कंपनी की पावर के बाहर है तो फिर कंपनी उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी एंड वी शैल कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स शैल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ठीक है, उसके बाद हमने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस के बारे में बात की। और अगर हम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो क्लॉज हमारे सामने निकल के आएगा दैट इज़ अ नेम क्लॉज। ठीक है, तो हमने नेम क्लॉज के बारे में समझा था और आज हम जैसे जैसे क्लॉजेस पढ़ेंगे वैसे वैसे उसका अल्ट्रेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेम क्लॉज, और नेम क्लॉज के साथ हम पढ़ेंगे नेम क्लॉज का अल्ट्रेशन। ये नेम क्लॉज के अल्ट्रेशन का मतलब, अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहे तो व्हाट इज़ दी प्रोसीजर, कंपनी अपना नाम कैसे चेंज कर सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब जब मैं अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज के बारे में बात करूंगी तो मेरे सामने दो चीजें निकल के आएगी। एक चेंज ऑफ नेम और दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ठीक है जी यार फटक दियो यार, चंचल अपना माइक ऑफ कीजिए। ओ सॉरी मैम, सॉरी। तो जब भी हम नेम क्लॉज की बात करेंगे हमारे सामने दो चीज़ें आएगी, एक तो होगा चेंज ऑफ नेम, दूसरा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम सेक्शन 13 से रेगुलेट होता है और रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 से रेगुलेट होता है। यानी हम क्या करना चाहते हैं, हम कंपनी के नाम को बदलना चाहते हैं। जिस नाम पे आरओसी ने हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके दिया था, हम उसी नाम को चेंज करना चाहते हैं। तो जब भी मैं चेंज ऑफ नेम की बात करूंगी मेरे सामने दो परिस्थितियां होगी। एक, मैं केवल मैं क्या कर रही हूं, एंटायर नेम चेंज्ड। एंटायर नेम चेंज का मतलब मैंने कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड से हटा के पीक्यूआर लिमिटेड कर दिया। नेम, एंटायर नेम हैज बीन चेंज। मैंने कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड से चेंज करके क्या कर दिया, पीक्यूआर लिमिटेड कर दिया। या ओनली सफिक्स इज चेंज्ड। ओनली सफिक्स इज चेंज का मतलब, ओनली सफिक्स इज चेंज का मतलब एबीसी लिमिटेड से कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड हो गया। ठीक है, ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, बट आप चाहें तो इसे डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एवरीथिंग इज नोटेड इन दी नोट्स। यानी यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, केवल सफिक्स, सफिक्स मतलब पीछे का जो पार्ट होता है। एबीसी लिमिटेड से कंपनी का नाम केवल क्या चेंज हुआ, लिमिटेड वर्ड को हमने हटा के प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, या प्राइवेट लिमिटेड को हटा के हमने लिमिटेड कर दिया। केवल नाम में इतना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। अभी कंपनीज एक्ट में कोई भी प्रोसीजर हो, सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। आंख बंद करके स्टेप लिख सकते हैं। जब भी हम प्रोसीजर की बात करेंगे सबसे पहला स्टेप होता है बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के बारे में हर छोटा बड़ा डिसीजन सबसे पहले कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे। यानी कंपनी का नाम चेंज करना है, नहीं करना है, नाम चेंज करके क्या रखना है, सबसे पहला डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आप भी अपने नोट्स में इस टेबल के ऊपर क्या लिख लीजिए, बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग।
अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो मैं सबसे पहले इस प्रोसीजर की बात करूंगी, एंटायर नेम हैज़ बीन चेंज। अगर कंपनी अपना पूरा का पूरा नाम चेंज करना चाहती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी? सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होगा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर इस बात के फेवर में हैं कि हाँ कंपनी का नाम चेंज कर लेना चाहिए तो कंपनी का नाम हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप, लेकिन कंपनीज एक्ट ने ये काम करने की पावर, ठीक है, ये काम करने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं दी, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? मैंने बोला ना, जब मैंने आपको डिसीजन मेकिंग टेबल आपको बनवाई थी तो मैंने बोला था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट ने कुछ कामों को करने की पावर मेंबर्स के हाथ में दी है तो डायरेक्टर्स को मेंबर से पूछना पड़ेगा। यही उनमें से एक है। अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और मेंबर की अप्रूवल कैसे लेनी पड़ेगी? स्पेशल रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग, यानी कंपनीज एक्ट में ये लिखा है कि अगर कंपनी का नाम चेंज करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू मेंबर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अभी मुझे बताइए, स्पेशल रिजोल्यूशन में मेंबर्स की कितनी % वोटिंग चाहिए? 3 टाइम्स, है ना करने वालों से 3 गुना मेंबर ने अगर हाँ किया तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल रिजोल्यूशन। अब जब भी कंपनीज एक्ट में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, फॉर्म नंबर MGT 14 टू ROC, ये लिख रहे हैं ना सब साथ साथ, विदिन 30 डेज। जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, फॉर्म नंबर MGT 14 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर ROC को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मेंबर से अप्रूवल ले ली, लेकिन मेंबर से अप्रूवल लेने से ही काम नहीं चलता है, यहाँ पे और मुश्किल है। और क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। यानी अगर आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग, उसके बाद जनरल मीटिंग में मेंबर की अप्रूवल, फिर MGT 14 30 दिन में ROC को, और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल। और जब भी कंपनी अपना नाम चेंज करेगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखेगी कि अब जो नया नाम कंपनी रखना चाहती है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के आइडेंटिकल ना हो, सिमिलर ना हो, कोई ऑफेंस क्रिएट ना करता हो, ऐसा नाम ही कंपनी रखे। अब अगली बात, अब जैसे ही कंपनी अपना नाम चेंज करेगी, ROC क्या करेगा? पहले कंपनी का नाम ROC के रजिस्टर में क्या था? ABC लिमिटेड। और अब क्या करेगा? ROC चेंज द नेम ऑफ कंपनी इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ROC जो अपने पास एक रजिस्टर रखता है उसमें नाम चेंज कर लेगा और क्या इशू करके देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और साथ में क्या इशू करके देगा? एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके देगा। और जैसे ही नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, उसमें कौन सा नाम लिखा होगा? नया वाला या पुराना वाला? नया वाला नाम लिखा होगा। और इसी दिन से माना जाएगा कि अब कंपनी का नाम ABC लिमिटेड नहीं है, अब कंपनी का नाम क्या है? PQR लिमिटेड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट इस प्रोसीजर में? आगे बढ़े? यस मैम। अब कंपनी अपने नाम के सफिक्स को चेंज करना चाहती है, यानी ABC लिमिटेड से कंपनी अपना नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड या वाइस वर्सा, मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड से ABC लिमिटेड। नाम में केवल इतना ही चेंज करना है, लिमिटेड वर्ड डिलीट करके
प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना है या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड डिलीट करके लिमिटेड वर्ड ऐड करना है, बस इतना सा ही चेंज करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बोला कि सब कुछ प्रोसीजर इज सेम एक्सेप्ट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बोले सब कुछ सेम है, सारा प्रोसीजर सेम है एक्सेप्ट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा कि अगर कंपनी अपने नाम में केवल लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का चेंज करना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी को बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग पास करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करनी है, MGT 14 भी फाइल होगा, ROC अपने रजिस्टर में नाम चेंज करेगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देगा। बस सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक, दिस इज द चेंज ऑफ नेम सेक्शन 13। अब आप ये पढ़िए, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है ये पढ़िए। जैसे प्राइवेट को जैसे नेम हटके लिमिटेड वर्ड हो गया तो फिर वो पब्लिक कंपनी के सारे रूल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज दी नहीं, अभी यहाँ पे हम ये सब बात नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जन ऑफ कंपनी। वो कंपनी अब प्रोसीजर वही होता है लेकिन उसके लिए और भी बहुत कुछ करना होता है, वो कन्वर्जन ऑफ कंपनी है। यहाँ पे केवल हम नाम चेंज की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ। MGT 14 के साथ कॉपी ऑफ SR, MGT 14 भी जाता है और साथ में क्या जाती है? प्लस कॉपी ऑफ SR, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी और MGT 14 30 डेज में ROC को। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? बढ़े आगे? देखिए मैम थोड़ा सा साइड, हाँ नीचे साइड में करते हो जो आपने नोट्स बनाए ना। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, यानी कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी अपने नाम को रेक्टिफाई करना चाहती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, गलती एक ऐसी चीज़ है, फॉल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा दूसरों में दिखती है। कभी खुद में गलती नज़र आती है क्या? बताइए, कभी खुद में गलती नजर आती है क्या? कभी कभी मैम जनरली नहीं आती। हमेशा गलती दूसरों में नजर आती है। तो कंपनी को भी खुद के नाम में कोई गलती नजर नहीं आ रही, बट CG सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ओपिनियन, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन है कि कंपनीज नेम इज अनडिजायरेबल। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन है कि कंपनी का नाम अनडिजायरेबल है, कंपनी को अपना नाम चेंज करना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी ओपिनियन है कि कंपनी को अपना नाम चेंज करना चाहिए,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट करेगी या डायरेक्शन देगी? डायरेक्शन देगी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, ठीक है। Central government has opinion that company's name is undesirable। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी? सीजी डायरेक्शन देगी। अच्छा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिया तो कंपनी की इच्छा है बात मानना या बात माननी पड़ेगी? बात माननी पड़ेगी। बात माननी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक, माननी पड़ेगी, चॉइस ही नहीं है हमारे पास कोई। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी, क्या डायरेक्शन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट? आप अपने नाम को रेक्टिफाई करो। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डायरेक्शन देगी? आप अपने नाम को रेक्टिफाई करो। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डायरेक्शन दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से कंपनी हैज टू रेक्टिफाई इट्स नेम विदिन 3 मंथ। यानी कंपनी का समय शुरू होता है अब, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी मतलब जिस दिन कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन रिसीव हुई उसके 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी को अपना नाम रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफाई शब्द ही क्या है? मतलब जिस कारण से नाम अनडिजायरेबल था उस चीज़ को रेक्टिफाई करना होगा। अब जब कंपनी नाम को रेक्टिफाई करना चाहती है तो क्या होगा? नाम को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा कि भाई ये भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करें कि अब नाम रेक्टिफाई करके रखना क्या है। भाई श्यामलाल तो नहीं रखना है, तो श्याम सुंदर रखना है, श्याम प्रकाश रखना है, तो दैट इज बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होगा। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है तो सिंपली क्या चाहिए? रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। और जब मैं ये रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग बोलूंगी इसका मतलब क्या? OR या SR? OR, वेरी गुड। केवल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। MGT 14 नहीं फाइल करना है, क्योंकि MGT 14 तो वहीं फाइल करना होता है जब क्या होता है? जब ROC जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी ने नाम रेक्टिफाई कर लिया तो कंपनी की क्या ड्यूटी है? कंपनी शैल इंटीमेट टू ROC प्लस कॉपी ऑफ CG ऑर्डर। यानी कंपनी ने अपने नाम को क्यों रेक्टिफाई किया है? खुद मर्जी से किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन की कॉपी और कंपनी ने जो नाम चेंज किया है वो किसको बता देंगी? ROC को बता देगी। ROC को तो बताना ज़रूरी होगा ना, क्योंकि ROC ने तो किसी पर्टिकुलर नाम से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके दिया था। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा? यस मैम। उसमें भी रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल ठीक। तो फिर अब क्या करेगा? ROC शैल सर्टिफाई the change in existing certificate of incorporation। ROC क्या करेगा? नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर इशू करके नहीं देगा। यहाँ पे तो जो एग्जिस्टिंग, जो पुराना हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ था उसी में ही चेंज को सर्टिफाई कर देगा और अपने साइन करके दे देगा कि अब से कंपनी का नाम है ना बबली प्राइवेट लिमिटेड नहीं मानना है, बबली
प्रो प्राइवेट लिमिटेड मानना है। ऐसा जो भी रेक्टिफिकेशन व्हाटएवर आप करते हैं वो रेक्टिफिकेशन के चेंज को सर्टिफाई करके आरओसी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको लौटा देगा। यहां तक कोई डाउट? इस बात में किसी को कोई समस्या? नो मैम। चलिए, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन कंपनी का नाम अनडिजायरेबल है कैसे बनी? जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने ये नाम सुना है, ये सुना है, ये किस कंपनी का ट्रेडमार्क है, बता सकता है कोई? MDH। हाँ, वेरी गुड। देखो MDH। अब वो जो MDH वाले अंकल थे, ठीक है, वो संतूर साबुन से नहाते थे उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नाउ ही इज़ नो मोर। अभी कुछ समय पहले ही गॉट एक्सपायर्ड, अदरवाइज है ना, उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। कितने भी हर दूसरे तीसरे साल में नया ऐड आता था, लेकिन वो गुलाटी अंकल बिल्कुल सेम टू सेम लगा करते थे। ठीक है, अब ये हमारे जो बबलू हैं, ये इनसे इतने इंस्पायर्ड हो गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला बबलू जी ने कि मैं भी मसाला कंपनी खोलूँगा, और इन्होंने क्या किया, गुलाटी अंकल के ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब गुलाटी अंकल के ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया और गुलाटी अंकल को पता चल गया कि ये जो बबलू हैं ये एक रामगढ़ गांव में क्या कर रहे हैं, हमारे ट्रेडमार्क को इन्होंने कॉपी करके नई कंपनी बना ली। गुलाटी अंकल को परेशानी होगी या नहीं होगी इस बात से? बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि विद इन 3 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और चेंज ऑफ name of company, in a way it is undesirable due to the use of trademark। मतलब कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई गुलाटी अंकल के ट्रेडमार्क को यूज करते हुए, या किसी कंपनी ने अपने नाम को इस तरीके से चेंज कर लिया कि वो गुलाटी अंकल के ट्रेडमार्क को यूज कर रही है, तो गुलाटी अंकल क्या कर सकते हैं, जिस दिन उस दूसरी वाली कंपनी ने अपना नाम चेंज किया या जिस दिन उस दूसरी वाली कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, उसके 3 साल के अंदर अंदर, कितने साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर गुलाटी अंकल क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क ओनर may make एप्लीकेशन टू CG। तो ट्रेडमार्क ओनर क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी या नहीं लेगी? लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेगी, रिक्वेस्ट करेगी, डायरेक्शन देगी? डायरेक्शन देगी। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी तो बेचारी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैज टू रेक्टिफाई इट्स नेम, कंपनी को नाम रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम मतलब कौन सा वाला सेम, ये वाला सेम। बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग, OR, इंटीमेशन टू
ROC, ठीक है, और एग्जिस्टिंग नेम में चेंज हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको नोट्स देखिए। मैम, हाँ बोलो। मैम इसमें कोई फाइन वाइन नहीं लगेगा कि उसके? ट्रेडमार्क एक्ट के वॉयलेशन के ऊपर जो भी पैनल प्रोविजंस होंगे वो लगेंगे। यहाँ पे हम पेनल्टीज की बात नहीं कर रहे हैं ना मोहित, यहाँ पे हम केवल क्या बात कर रहे हैं कि कंपनी अपना नाम चेंज या रेक्टिफाई किस किस परिस्थिति में कर सकती है, वो पैनल प्रोविजंस जो हैं वो लगेंगे। ठीक है, ये पढ़िए, सेक्शन 16 पढ़िए। मैम वो एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या, वो ट्रेडमार्क विद इन 3 years ऑफ DOI? ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है, आप एक ट्रेडमार्क के ओनर हैं, ठीक है, मतलब ट्रेडमार्क्स और क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल आज आप कोको कोला का या बाटा का या मारुति का लोगो थोड़ी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो नो मैम, है ना, मैंने या XYZ किसी ने भी क्या किया, एक नई कंपनी बनाई या मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम को मैंने ऐसे चेंज कर लिया कि मैंने किसी दूसरे का ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया, है ना, मेरी नई कंपनी के नाम में या एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम को ऐसे बदला कि मैंने दूसरे के ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया कंपनी के नाम में। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा ऐसे करने से 3 साल के अंदर अंदर जो एक्चुअल में ट्रेडमार्क ओनर है, आप हो ट्रेडमार्क ओनर, आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके शिकायत कर सकते हो कि भाई इस व्यक्ति ने ना मेरे ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे मुझे डायरेक्शन देगी कि सोनल आप अपनी कंपनी का नाम रेक्टिफाई करो, यू कैन नॉट यूज दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेडमार्क, आप किसी दूसरे का ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते हो। तो अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे डायरेक्शन दी तो मैं अगले, अच्छा ये एक मिनट, मैंने यहाँ टाइम में लिखा, कंपनी हैज़ टू रेक्टिफाई इट्स नेम विद इन 6 months, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना था देखिए, 3 महीने, और ट्रेडमार्क के केस में मुझे रेक्टिफिकेशन कितने समय में कर देना है, 6 महीने में, 6 months में। शिवम ओके है क्या, कुछ डाउट? ओके मैम। ठीक है, अब ये पढ़ लीजिए आप, पेज नंबर 24 पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको। बढ़े आगे? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये था हमारा नेम क्लॉज, और नेम क्लॉज में रेक्टिफिकेशन यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पहला क्लॉज, और अगर उस क्लॉज को चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। अब दूसरे क्लॉज के बारे में बात करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो दूसरा क्लॉज है वो है हमारा सिचुएशन क्लॉज, ठीक है। और ये जो सिचुएशन क्लॉज है ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे बताता है कंपनी का घर, ठीक है, कंपनी का डोमिसाइल, कहाँ की है रहने वाली कंपनी, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, आप कहाँ के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम MP के हैं, हम UP के हैं, दैट इज। तो सिचुएशन क्लॉज जो होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का दूसरा क्लॉज होता है, इसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज से भी
नाम से भी जाना जाता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिचुएशन क्लॉज में क्या लिखना मैंडेटरी है? स्टेट का नाम। किस स्टेट का नाम? उस स्टेट का नाम जिस कंपनी में के कंपनी का रजिस्टर होने वाली है, जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान में है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इतना ही लिखना ज़रूरी है। किस शहर, किस गली, किस मोहल्ले, किस दुकान नंबर पे आपका ऑफिस है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो दे दो, लेकिन अगर आपके पास रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप केवल स्टेट का नाम देंगे। ठीक है, दे दिया स्टेट का नाम। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे जब हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई थी तो आपको याद है हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आरओसी को सबमिट किया था, याद है क्या? एमओए दिया था आरओसी को, यस मैम, दिया था। उस एमओए में क्या लिखा होगा? स्टेट का नाम। अब मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भेजना है आरओसी को मेरे यहाँ पे, तो कहाँ भेजेगी? राजस्थान में कहाँ भेजे? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़, कहाँ भेजे? डिटेल एड्रेस तो नहीं दिया ना मैंने? नो मैम। फिर कहाँ भेजे? मैम एक ऑथराइज्ड पर्सन का आपने एड्रेस दिया था जिस टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया था उस टाइम। किसका एड्रेस कृष्ण गोपाल? मैम जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उस टाइम एक ऑथराइज्ड पर्सन का एड्रेस दिया था ना मैम? हमने तो नहीं दिया था ऑथराइज्ड पर्सन का एड्रेस। देखो प्रोसीजर उठा के, नोट्स हैं आपके पास, कौन से ऑथराइज्ड पर्सन का एड्रेस दिया था? पढ़ के देखिए। सेक्शन 7 के 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें कोई ऐसा कुछ था क्या जहां पे आरओसी कोई चिट्ठी पत्री भेज सकता है? क्योंकि एमओए में तो केवल स्टेट का नाम लिखा है। करो उसमें। हाँ, वेरी गुड। क्या था उसमें? उसमें था कि मैम मतलब जब वो इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी का जगह का नाम, एड्रेस देना पड़ता है ना, करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ता है, क्योंकि इट में हाँ जी मैम, इसी का बोल रहा था मैं। तो वो ऐसा मतलब तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस नहीं है ये कंपनी का खुद का करस्पॉन्डेंस एड्रेस है ना। हाँ, तो पुजारी जी भगवान जी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, मंदिर भगवान का होता है, राइट? तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस हमने दिया था, लेकिन ये भी एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है। करस्पॉन्डेंस मतलब आपने कभी देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट में आपसे दो चीज़ें पूछी जाती है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है मैम, और अलग भी हो सकता है। ठीक है, अगर करस्पॉन्डेंस, देखिए ऐसे दो डब्बे बने हुए हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। अगर आपको ये बताना है कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, तो ऐसे टिक करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? या आपकी भावनाएं सामने वाला समझ जाता है अपने आप ही कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? टिक करना पड़ता है ना, बताना पड़ता है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। इसी तरीके से, और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस नहीं है तो फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप बता दीजिए। इसी तरीके से जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, वंस कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, तो कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल एड्रेस, कंपनी को क्या, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल एड्रेस, ये कैसा हो गया? करस्पॉन्डेंस नहीं है, ये कैसा हो गया? परमानेंट हो गया। ठीक है, परमानेंट एड्रेस जो भी आपका फाइनल एड्रेस है, गली मोहल्ला दुकान ऑफिस व्हाटएवर इट इज, वो आपको क्या करना पड़ेगा?
आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा आपको, मतलब कंपनी को आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा फॉर्म नंबर INC 22 में, ठीक है, फॉर्म नंबर INC 22 में। एक बात बताइए, फॉर्म नंबर INC 22 किसका हो गया? इंटीमेशन ऑफ द डिटेल एड्रेस टू आरओसी। हमने एक पेज पे फॉर्म नंबर्स की लिस्ट बनाई थी ना, वहां पे आप ये एक और लिख लीजिए INC 22, और दिस इज व्हाट? इंटीमेशन ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ये क्या है? इट इज इंटीमेशन ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। इंटीमेशन ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू आरओसी, है ना, आरओसी को रजिस्टर्ड ऑफिस की इंटीमेशन है। ठीक, अब अगली बात, अब एक बात बताइए कि आप तो ये कह देंगे कि मतलब मेरा तो रजिस्टर्ड ऑफिस ना हवा महल पे है, तो आपके कहने से अथॉरिटी मान लेगी क्या? नो मैम। नहीं, आप तो कह देंगे यूएसए में व्हाइट हाउस में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, नहीं मानेगी ना। तो इस इंटीमेशन के साथ में आपको क्या देने पड़ेंगे? वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स मतलब फ़ोन का बिल, पानी का बिल, कोई इस तरीके का डॉक्यूमेंट, ठीक, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़, जिस दिन कंपनी का ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से विद इन 15 डेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से विद इन 15 डेज कंपनी shall have its registered office। क्या लिखा मैंने? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, यानी कंपनी डिसाइड कर ले कि कहाँ उसको रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है, एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से विदिन 30 डेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी शैल इंटीमेट INC 22 टू आरओसी। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 15 दिन में तो कंपनी को डिसाइड कर लेना है कि कहाँ उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, और इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर INC 22 विद वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स किसको सबमिट कर देने हैं? आरओसी को सबमिट कर देने हैं। यानी इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल्ड एड्रेस होना ही चाहिए, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंपनी ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ 15 days from the date of incorporation shall have its registered office within 30 days from the date of incorporation। 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी shall furnish to ROC prescribed verification of ऑफिस। और फॉर्म नंबर कौन सा होगा? किस फॉर्म नंबर में दें? INC 22 में, ठीक है। जहां जहां कंपनी अपना नाम लिखेगी वहां वहां अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल भी लिखेगी, मतलब अपने लेटर हेड्स पे, अपने बिल्स पे, ईच एंड एवरीवेयर, ठीक है। अब ये तो हुआ। अब एक बार मान लीजिए
कंपनी ने दुकान नंबर 420 पे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया, क्या भविष्य में उस रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है? पड़ सकती है। बड़ी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ होती है। तो अगर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना पड़ा तो दोबारा से कंपनी को क्या करना पड़ेगा? INC 22 देना पड़ेगा। लेकिन अब कितने दिन में? 15 दिन में। पहली बार 30 दिन में, और अब फ्यूचर में जब भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करें, INC 22 15 दिन के अंदर अंदर ROC को सबमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर? यस मैम। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेम क्लॉज का ऑल्ट्रेशन। यानी कंपनी अगर अपना नाम बदलना चाहे तो कैसे बदल सकती है। देखिए, अब जब भी हम कंपनी के नेम चेंज की बात करेंगे, मेरे सामने दो सिचुएशन आएगी। चेंज इन सिचुएशन क्लॉज हम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज को हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड ऑफिस लेके जाना, यानी राजस्थान से वेस्ट बंगाल अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लेके जाना, एक तो ये। दूसरा, विद इन स्टेट। ठीक है, आप भी ये टेबल ड्रॉ कर लेंगे। चेंज इन सिचुएशन क्लॉज में दो परिस्थितियां होगी, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी राजस्थान से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी वेस्ट बंगाल लेके जाना चाहती है। एंड सेकेंड वन इज विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का मतलब फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अदर। एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में जाना। एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी मतलब जनता स्टोर जयपुर से अहिंसा सर्कल जयपुर। ठीक है, मुझे बताइए क्या राज्य चेंज हुआ, क्या स्टेट चेंज हुआ क्या यहाँ पे? नो मैम। शहर चेंज हुआ क्या? शहर चेंज हुआ? वो भी नहीं हुआ। केवल लोकेलिटी चेंज हुई, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में। ठीक है, दूसरी सिचुएशन फ्रॉम जयपुर टू चूरू। स्टेट चेंज हुआ? नो मैम। लेकिन क्या हो गया? वन सिटी टू अदर सिटी। ठीक है, तीसरी सिचुएशन फ्रॉम वन ROC टू अदर ROC। मैंने आपको बोला था ना, दो स्टेट हैं, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा पुणे। नहीं, पुणे स्टेट है क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु। महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे, तमिलनाडु में चेन्नई से कोयम्बटूर और वाइसे वर्सा। इन दो स्टेट में, एक ही स्टेट पे दो ROC बैठते हैं, तो एक ROC से दूसरे ROC के जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस लेकर जाना। ठीक है, ये चार कॉम्बिनेशन मेरे पास बनेंगे जब भी मैं कंपनी के सिचुएशन क्लॉज में चेंज करूंगी। मुझे बताइए इन चारों परिस्थितियों में, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, इन चार सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन में स्टेट MOA को मुझे बदलना पड़ेगा? आदित्य, इन चार सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन में मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ेगा? मैम लास्ट वन। ROC से अदर ROC को मैं? हाँ मैम, हाँ।
क्यों चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे? क्योंकि मैम एक तरह से आरओसी चेंज हो रहा है ना, इसी वजह से। तो क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे आरओसी का नाम लिखा होता है क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे आरओसी का नाम थोड़ी लिखा होता है। तो नहीं मैम, लेकिन तो आरओसी करता है ना उसे। हाँ, तो आरओसी का नाम नहीं लिखा होता ना, वो तो ठीक है। जब मेरे को नहीं, एमओए को आरओसी क्यों साइन करता है भाई? एमओए को तो फर्स्ट सब्सक्राइबर साइन करते हैं, आरओसी थोड़ी करता है साइन। ये मैम साइन नहीं करता, लेकिन रजिस्टर तो वही करवाता होगा। तो एमओ देखिए, मेरे पास एक कागज है, उस कागज में लिखी हुई चीज जब तक न बदले तब तक वो कागज मेरे हाथ में रहे या आपके हाथ में रहे, कोई फर्क है क्या? आरओसी इज अथॉरिटी, मुंबई आरओसी इज अथॉरिटी, पुणे आरओसी इज द सेम अथॉरिटी, दोनों की बात सेम ही है। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मुंबई आरओसी से पुणे आरओसी को दे दूं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब मैं रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रही हूँ तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मुझे कब चेंज करना पड़ेगा, मतलब एमओए ही नया कब बनाना पड़ेगा? शिवम मैम जब स्टेट टू अनदर स्टेट में जाए तब। यानी कौन सी सिचुएशन में? नंबर 1, 2, 3 और 4 या ऑल? नंबर 1 वाली। वेरी गुड, नंबर 1 वाली में। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखना मैंडेटरी है? स्टेट का नाम। यानी जब स्टेट चेंज होगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होशियारी की थी और डिटेल एड्रेस भी लिख के रखा था, फिर स्टेट के साथ अगर एमओए में डिटेल एड्रेस भी लिखा हुआ था, फिर क्या करें? फिर कौन सी सिचुएशन में बदलें? सब में या किसी एक में? सब में। वेरी गुड, क्योंकि वहां पे तो सभी जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है डिटेल, तो एड्रेस चेंज होगा तो फिर तो हर परिस्थिति में एमओए बदलेगा। इसीलिए एमओए में केवल क्या लिखा जाता है? स्टेट का, और सेपरेटली आईएनसी 22 सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी अब कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट करेगी, ठीक, तो ये प्रोसीजर हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 में और ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 में। सेक्शन 13 में और सेक्शन 12 में। सेक्शन 13 कहता है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप रजिस्टर्ड ऑफिस लेके जाते हो, मैंने अभी आपको क्या बोला था, कोई भी प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। यानी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान से पंजाब में ले जाना है, वेस्ट बंगाल में ले जाना है, एमपी में ले जाना है या अरुणाचल प्रदेश में ले जाना है, सबसे पहली डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। यानी अगर आधे से ज़्यादा डायरेक्टर हाँ कहते हैं कि ठीक है राजस्थान से आप रजिस्टर्ड ऑफिस वेस्ट बंगाल में ले जाओ, तो कंपनी ऐसा कर सकती है। लेकिन कंपनीज एक्ट ने डायरेक्टर्स के हाथ बांध दिए हैं और बोला, डायरेक्टर्स अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जाना है, अगर स्टेट चेंज करना है, तो आपको मेंबर्स से पूछना पड़ेगा। और कैसे पूछना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में एसआर पास करा के, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के। और जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, एसआर की कॉपी और साथ में MGT 14 30 डेज में आरओसी के पास जाता है। ठीक है, और एक्ट ने क्या बोला? इतने से ही काम नहीं चलेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ साथ आपको किसको पूछना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा। तो एक एप्लीकेशन किसको लगानी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगानी होती है, तो ऐसा है क्या कि आप जैसे गाय पे निबंध लिख रहे हो, एक पेज में लिख के भेज दो,
आदरणीय सेंट्रल गवर्नमेंट सेवा में हम ऐसा चाहते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान से वेस्ट बंगाल ले जाएं, ऐसा नहीं होगा ना। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन लगाओगे, लिखिए एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एप्लीकेशन किस में होगी? प्रिस्क्राइब फॉर्म में, हाँ, विद फीस एंड विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्राइब फॉर्म में फीस के साथ, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये लैंग्वेज ऐसे ही लिखनी है। एन एप्लीकेशन फॉर अल्ट्रेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद फीस एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ये सब के साथ आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। जो चल रहा है साथ साथ पढ़ते जाइए। आयुषी, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। मैम आयुषी को मत बनाओ। अच्छा, नहीं बनाती, किसको बनाऊँ बताओ? मैम वो क्लास नहीं ले रही। ओहो, फिर तो अब मैंने, एक मिनट रुको, किसको बनाऊँ? हर्ष को बना दूँ? बना दो।